नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं अनएक्सप्लेनर। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, एक युवा मेहमान है जो युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। नाम है अनुपम। युवा हल्ला बोल, आई थिंक यही संगठन का नाम है सर आपका। उस संगठन के जरिए युवाओं के मुद्दे, उनकी नौकरी के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल करना, महंगाई के खिलाफ बात करना और जिस तरीके से संसद में एक आवाज, उसे कह सकते हैं कि प्रतिरोध की आवाज, लेकिन उस पर बहुत सारे सवाल हैं अभी और उस सवाल का फैसला जांच के बाद ही होगा कि वो सही था या गलत। लेकिन जो बातें निकल के आई उसके नेपथ्य से, उसकी पृष्ठभूमि में वो आई बेरोजगारी और नौकरी का सवाल। अनुपम जी हमारे साथ हैं जो युवाओं के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। अनुपम जी, इस घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये घटना मेरे हिसाब से एक आई ओपनर होना चाहिए, सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए और पूरी राजनीतिक सत्ता के लिए। इसलिए मैं इसको आई ओपनर कह रहा हूँ कि आप समझिए, हमारे देश में बेरोजगारी इस वक्त एक भीषण विकराल रूप ले चुका है, एक राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है बेरोजगारी, और उसके पर्याप्त आंकड़े हैं। उसके आंकड़ों में मैं भी नहीं जा रहा हूँ, आप कहीं पे भी गूगल करिएगा, बेरोजगारी के आंकड़े, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के आंकड़े, छात्रों, युवाओं, दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या के आंकड़े, और कैसे लगातार साल दर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। जो आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर आज देश की संसद को सबसे ज्यादा चर्चा करना चाहिए, जिस पर देश की सरकार को सबसे ज्यादा चिंतित होना चाहिए, जिस पर देश की मीडिया को दिन रात सबसे ज्यादा प्रश्न पूछना चाहिए सत्ता से, उस मुद्दे पर चादर डालने की कोशिश हो रही है। और आप देखिए, जब सरकार आंखें मूंद कर बैठी रहेगी इतने गंभीर समस्या के प्रति, जब पूरी राजनीतिक सत्ता जो है वो बेरोजगारी, महंगाई छोड़ के जाति धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हो, वोट मांगने की तैयारी में हो, मीडिया का बड़ा वर्ग जो है वो बिल्कुल सेलेक्टिव होकर बेरोजगारी जैसे विषय पर बात करता हो, और संसद जो है वो आंखें मूंद कर बैठी हुई हो, और युवा नौजवान अगर प्रदर्शन करना चाहे, आंदोलन करना चाहे, तो उसकी उनको इजाजत नहीं होगी, तो संसद में नहीं घुसेंगे नौजवान युवा तो क्या करेंगे? सवाल एक ये भी है, और इससे जो सीखने समझने वाली बात है, जो मैंने आई ओपनर कहा, वो ये कि इसको एक अलग रूप दिया जा रहा है। सबसे जो खतरनाक बात है इसमें, इस पूरे प्रकरण से एक विषय जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी वो है बेरोजगारी, लेकिन बेरोजगारी को छोड़कर बाकी सारे विषयों पे चर्चा हो रही है। उसको पता नहीं क्या से क्या कहानी गढ़ा जा रहा है। क्या बेरोजगारी इतनी खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है कि युवा कानून को अपने हाथ में लेने से नहीं चूक रहे हैं? क्या ये माना जाए? देखिए, कानून को हाथ में लेना क्या होता है? जब हमें कोई भी विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत ना हो, मान लीजिए कई बार हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं ना, जंतर मंतर पे करते हैं, संसद मार्ग पे करते हैं, अपनी बात कहते हैं, पुलिस परमिशन नहीं देती है उसके बावजूद करते हैं, नियम के विरोध में जाके करते हैं, कानून तोड़ रहे होते हैं। ये कानून तोड़ दिया, ये इतना, इसको इस ढंग से देखा जा रहा है इस समय। ठीक है भाई, कानून तोड़ा, नियम तोड़ा, आप उसकी सजा दीजिए, लेकिन आप उस इंटेंट को समझिए ना। 1984 में भी इसी तरह संसद में लोगों ने विरोध किया, 1994 में भी किया था, लेकिन जो संसद है, जो देश की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जहां पे कि देश के भाग्य विधाता निर्माता वहां बैठे हुए हैं, उनको तो संवेदनशील होकर सोचना चाहिए ना। उनको तो समझना चाहिए कि क्या है विषय, जो असल में विषय है। यहाँ पे यूएपीए लगाया जा रहा है, यहाँ पे ये छात्र, इनके, आप इन युवाओं नौजवानों के परिवारों को देखिए, आप उनके परिवेश को देखिए, वो किस तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हर नौजवान के परिवार ने ये कहा है कि ये लोग रोजगार के लिए परेशान थे, बेरोजगारी से त्रस्त थे। वो चाहे कर्नाटक, चाहे महाराष्ट्र, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे कलकत्ता, चाहे दिल्ली, गुड़गांव, हर जगह की जितने भी नौजवानों ने ये विरोध प्रदर्शन किया, सबके परिवारों से जाके पूछ लीजिए। ये तो फैक्ट है ना, पब्लिक डोमेन में है। सबके परिवार कह रहे हैं कि बेरोजगारी से परेशान थे, लेकिन सब के सब पढ़े लिखे शिक्षित थे, सबके सब भगत सिंह से प्रेरित थे। भगत सिंह से प्रेरित होना अपराध बन गया इस देश में। उनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए इन नेताओं को, जिसको लगता है कि भगत सिंह से प्रेरणा लेना जो है वो शर्मनाक है, वो अपराध है। इनको गांधी से दिक्कत, इनको भगत सिंह से दिक्कत, इनको हमारे हर आइकन से दिक्कत हो गई है। एक सवाल ये भी है कि संसद की सुरक्षा में चूक तो हुई है, जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, लेकिन बेरोजगारी का सवाल है। हम अगर इस सुरक्षा के मसले को देखें तो उन युवाओं को पता था कि उनकी जिंदगी खराब होगी, जेल जाएंगे, वो जांच होगी, सजा मिलेगी,
उसके बाद एक जो मनोस्थिति है एक युवा की, आखिर वो इस स्थिति में पहुंच गया है, तभी तो उन चारों को अगर बिल्कुल, हम मैं माने, वही बात ही कह रहा हूं मैं। तो क्या जमीन पे भी ऐसा है? क्योंकि मीडिया तो बोलता नहीं है, नेता गारंटियों की बात करते हैं, सुविधाएं देने की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी को लेकर सड़कें खामोश हैं। ये सड़कें खामोश नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं, लोग विचलित हैं, युवा जो है बहुत आक्रोश में है। ऐसे ही कोई सुसाइड कर रहा है, ये एनसीआरबी का डेटा है ना। ये कोई, मैं अपने घर में रिपोर्ट तो नहीं तैयार कर रहा हूँ ना, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो सरकार का अपना डेटा है ना। अरे आपके देश के युवा, दुनिया के सबसे युवा देश के युवा आत्महत्या कर रहे हैं, ये है जो आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी चर्चा का विषय होना चाहिए। और क्या करेंगे, आत्महत्या कर ले जा रहे हैं, इतने परेशान हैं, अपने भविष्य को लेकर इतने ज्यादा अंधकार में है। इतने प्रदर्शन हुए, इतने आंदोलन हुए हैं, पहले उन आंदोलनों को दबाया जाएगा, उनको मीडिया के स्क्रीन से गायब कर दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि कहाँ हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन, कहाँ हो रहे हैं आंदोलन। आके हमसे पूछिए, हम पूरी लिस्ट थमा देंगे कहाँ कहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे रोजगार नौकरियों के लिए युवा मांग कर रहा है। लेकिन सत्ता क्यों नहीं बोल रही है? आपको क्या लगता है, क्या चाहती है सत्ता युवाओं से? क्या वो चाहती है कि वो मंदिर के पीछे लगे हैं? एक तो मुझे लगता है ये दोनों इंटेंशन का भी सवाल है और कॉम्पिटेंस का भी सवाल है। नहीं नीयत है और न ही काबिलियत है इस सत्ता में रोजगार दे पाने की। काबिलियत इसलिए नहीं है क्योंकि इस देश की बड़ी युवा आबादी के लिए रोजगार सृजन करना जो है, उसके लिए एक अलग तरह का फोकस चाहिए, एक अलग तरह की प्रायोरिटी चाहिए। वो इनकी प्रायोरिटी है नहीं, प्रायोरिटी ही कुछ और है। इनको लगता है कि इस वक्त सिर्फ जात धर्म के नाम पे नफरत फैला के, सिर्फ लोगों को उनकी आइडेंटिटीज के नाम पे उद्वेलित करके सत्ता में बना रहा जा सकता है, जो कि उनको दिख रहा है, वो बने भी हुए हैं सत्ता में। तो उनको लगता है फिर क्या जरूरत है, फिर तो जो बेरोजगार युवा है वो तो हमारा चारा ही है, वो तो फिर हमें मदद ही कर रहे हैं। आप जाके देखिए, जहां कहीं पे भी किसी भी तरह का तनाव हो दो वर्ग में, फ्रंट लाइंस पे कौन है? बेरोजगार युवा हैं जो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। वो चाहे धर्म के नाम पे उन्माद फैला रहे हो, चाहे जात के नाम पे कर रहे हो, लेकिन जो कर रहे हैं जमीन पर सड़क पे, वो सब बेरोजगार युवा है। ये तो देखिए, हम जैसे लोगों को और राजनीतिक सत्ता में जो लोग हैं, विपक्ष में है, उनको सोचना चाहिए। उनका सबसे बड़ा फेलियर है ये कि देश में ये हालात हैं, देश के युवाओं की ऐसी स्थिति है, उसके बावजूद ये अगर चुनावी विमर्श नहीं बन रहा है, उसके बावजूद ये अगर फैक्टर नहीं बन रहा है वोटिंग के लिए, तो सिर्फ सत्ता को और सरकार को क्या दोष दें हम? फिर विपक्ष किस काम का है? और फिर मान लीजिए हम जैसे लोग जो लड़ रहे हैं, फिर हमारी लड़ाई में भी कमी है, इसका मतलब हमको भी और बेहतर ढंग से इस बात को उठाने की जरूरत है। मैं इसीलिए, जो पहला सवाल था, इससे पहले वाला मेरा सवाल ये था कि अगर ये जो 4 युवाओं ने जो किया है, अगर उससे पहले देखें तो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था जिससे सत्ता असहज हुई हो, जिसे लगा हो कि नहीं, जो है कुछ ऐसे हुआ है जिसकी वजह से हम, क्योंकि ना तो गृह मंत्री बोलते हैं, ना तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना तो इस पर कोई बात करने को तैयार है, तो जाहिर है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे सत्ता बेहद असहज है। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखिए, बीच बीच में हुआ, ऐसे मौके बीच बीच में छिटपुट ढंग से आते रहे हैं। आपको याद होगा जब अग्निपथ का स्कीम लॉन्च किया गया तो देश भर में कैसा विरोध हुआ। मुझे तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था उस समय, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस नीति का हमने विरोध किया था। हमने कहा था कि ये सेना विरोधी है, ये युवा विरोधी है। आप देखिए, रेल भर्ती के लिए जब गड़बड़ी हुई थी, पूरे बिहार में, पूर्वांचल में ट्रेनों को रोक दिया गया था। वो कम बड़ा प्रदर्शन नहीं था। ऐसे कई प्रदर्शन हुए हैं। ये बार बार ये कहना कि प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, विरोध नहीं हो रहा है, हमारे माइंड से वो मिसिंग है। क्योंकि हमारा भी जो माइंड है ना, देखिए क्या हुआ है, देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी इतने सेंट्रल हो गए हैं, वो सिर्फ सेंट्रल फिगर नहीं है, वो सेंट्रल इशू बन गए। समर्थन करने वालों के लिए भी और विरोध करने वालों के लिए भी इतना ज्यादा बन गए हैं कि हमको भी वो मुद्दा नहीं दिखता है, हमको भी वो प्रदर्शन होते नहीं दिखते हैं, जब तक कि उसमें जो है ना, मतलब जो विरोध कर रहे हैं उनको कुछ विरोध जब तक उस व्यक्ति का विरोध नहीं दिखे, तब तक वो विरोध नहीं दिखता है। मुद्दे पे और लोगों पे बात करने वाली मीडिया खत्म हो चुकी है इस देश में। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात और ये जो कई लोग कहते हैं ना, एक ऑल्टरनेटिव मीडिया तैयार हो रही है, उसका भी बहुत छोटा सेक्शन है जो एक्चुअली प्रो पीपल मीडिया है। बिल्कुल। उसमें कुछ गोदी मीडिया है और कुछ जो है उसका काउंटर मीडिया है। ये न काउंटर मीडिया से कुछ होगा, न गोदी मीडिया से कुछ होगा। अगर कुछ भला होगा तो जो सही में प्रो पीपल मीडिया है, जो जिसका चरित्र मूल रूप से ताकत और सत्ता विरोधी होगा। वो सत्ता सिर्फ सरकार की सत्ता नहीं, वो किसी भी तरह की सत्ता हो,
किसी भी तरह का पावर सेंटर हो जिससे सवाल पूछने की जो हिमाकत करेगा, उसकी जरूरत है। वो जब तक नहीं होगा तो लोगों को, बहुत बड़े वर्ग को लगता रहेगा कि यार कोई तो विरोध ही नहीं हो रहा है, कहीं कुछ चल ही नहीं रहा। एक जो अभी आपने बात कही कि जो मीडिया है, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब का मीडिया हो, या फिर जो अखबार या बाकी संस्थान है, तो आपने कहा कि अगर जब तक वो सत्ता का विरोध नहीं करेगा, मोदी का विरोध नहीं करेगा, जो केंद्र में सरकार बैठी है उसका विरोध नहीं करेगा, उसके तब तक आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा, वो ड्राइंग रूम तक नहीं पहुंचेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा। तो आपको लगता है कि मीडिया भी जो है इसके लिए जिम्मेदार है, जो आज की स्थिति है? आज की स्थिति के लिए मीडिया भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार संस्थानों में मीडिया नंबर 1 पे है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आज मीडिया लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारत का जो मीडिया है उससे लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। आप इसी घटनाक्रम की रिपोर्टिंग जाके देख लीजिए, सारे टीवी चैनल को ऑन कर लीजिए, मन करेगा कि इन बेशर्मों के ऊपर जो ये जो स्टूडियो में बैठ के जो चला रहे हैं, इनके लिए तो ट्रायल होना चाहिए, मेरा मानना है। आज जब हम इस दौर से निकलेंगे, इस बिल्कुल विषम विपरीत दौर से निकलेंगे, तो उस तरह के लोगों का ट्रायल होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, पूरे देश को किस तरह से भ्रमित किया। ये एक अलग कहानी है, अलग चैप्टर है, इस पर कभी और विस्तार से अच्छे से हम लोग बात कर लेंगे। मेरा बस ये कहना था कि देखिए, बेरोजगारी को लेकर खूब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं देश में। थोड़ा देश में घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, छोटे बड़े प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं। उन प्रदर्शनों को खत्म करने की बात की कोशिश होती है, दबाने की कोशिश होती है, या उनकी बात को नहीं पहुंचने देने की कोशिश होती है। दूसरी बात कि कोई भी बड़ा देशव्यापी आंदोलन जो है ना, देश का बेरोजगार युवा नहीं कर देगा। ये किसी की जिम्मेदारी होती है। क्यों विपक्ष होता है, क्यों 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 राजनीतिक काम करने वाले लोग होते हैं, नेतृत्व की कुछ भूमिका होती है। तो आप कह देंगे आंदोलन नहीं हो रहा, आंदोलन अपने आप नहीं होता है। मुद्दा होता है, विषय होता है, उसको लेकर कुछ कोहेरेंट बात कहनी होती है, उसको लेकर कुछ कैंपेन करना होता है, उसको लेकर कुछ दिशा देनी होती है। उसमें बहुत सारा ऊर्जा लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत संसाधन लगता है। जो लोग ये काम कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए नागरिक जिम्मेदार नहीं हो जाते हैं कि भाई लोग नागरिक कहाँ नहीं विरोध कर रहे हैं। भाई देखिए, जिनको कैंपेन का पार्ट बनाना है वही बेरोजगार युवा को जो है सो अपने कैंपेन का पार्ट बना ले रहे हैं, नफरत के कैंपेन का पार्ट बना रहे हैं। जिनको आता है कैंपेन का पार्ट बनाना, जिनको नहीं आता वो शिकायत करते रहेंगे कि लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं, लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। लोग ही फिर आ जाए ना, वही आम लोग संसद में आ जाए, वही आम लोग सरकार बना ले। फिर अगर लोग ही सब चीज कर लेंगे तो फिर राजनीतिक विपक्ष और राजनीतिक सत्ता की क्या जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन पर एक तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है, क्या वो एक इशारा नहीं है कि जो है अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, आप जेल तो है ही, मैं तो कह ही रहा हूँ। स्पेस सिकुड़ा नहीं है? बिल्कुल सिकुड़ा है। हाँ। उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, मैं तो वही बात ही कह रहा हूँ। बिल्कुल सिकुड़ा है स्पेस सिकुड़ा है। तो फिर अब उस स्पेस को हम सीड कर दें क्या, छोड़ दें? मतलब मैं मान लेता हूँ स्पेस सिकुड़ा है, अब हमको कह दिया गया कि आप ऐसा कुछ करेंगे तो सजा मिल जाएगी, तो मैं चुप हो जाता हूँ कल से। इसका मतलब चुप हो जाऊं क्या? लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। राजनीति लोग नहीं करते हैं, राजनीति लीडर्स करते हैं। ये बात जो है देश के नेताओं को जिस दिन समझ में आएगा उस दिन जाके कुछ होगा। राजनीति बहुत सारे लोगों से नहीं होता है, उम्मीद दिखाने से होता है। उस उम्मीद का हिस्सा लोग बनते हैं। आम लोग उम्मीद नहीं दिखा सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? हाँ, लोग जिम्मेदार नहीं होते हैं, लोग तो पीड़ित हैं, लोग तो परेशान हैं। जो जिम्मेदार हैं गलती उनकी है, उनसे सवाल होना चाहिए कि इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी स्थिति है, उसके बावजूद आप देश को इस गर्त से, इस नर्क से निकाल के सही में प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं। सरकार नहीं कर रही है तो विपक्ष की पार्टियों के पास क्या एजेंडा है, क्या विजन है, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? या सिर्फ इतना हमको विरोध करना है कि नहीं ये सरकार खराब है, इनको हटाओ, इतना बोलने भर से नहीं होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे, आप क्या विजन दिखाएंगे, वो भी दिखाना पड़ेगा। एक युवा नेता के तौर पर जो छात्रों के, स्टूडेंट्स के मुद्दे पर बात करता है, आप क्या चाहते हैं, भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि इस वक्त देश की जो सबसे गंभीर समस्या है बेरोजगारी, उसका निदान हो। और निदान नेचुरल सी बात है, उसमें सबसे अहम भूमिका सरकार की है, इस हाल में पहुंचाने में भी और इस हाल से निकालने में भी। जहां तक इस सरकार की बात है, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद इस सरकार से नहीं है। जिस तरह मीडिया के बड़े वर्ग से कोई उम्मीद नहीं रहा, उसी तरह सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो मैं तो यही अपील करूंगा आपके माध्यम से, जो लोग आपको देखते हैं उनके माध्यम से, कि ज्यादा से ज्यादा लोग समझे आज के इस दौर में
कि वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर बात, बहस, चर्चा, सवाल जवाब, जवाबदेही होनी चाहिए। और वो है बेरोजगारी का मुद्दा आज के समय में। इस पर अगर बात होती है, इस पर कुछ सकारात्मक दिशा निकलती है, तो उससे पूरे देश के विकास की राह बनेगी। उससे सही मायने में देश सशक्त होगा, उससे सही मायने में अच्छे दिन आएंगे, उससे सही मायने में अमृत काल आएगा, उससे सही मायने में देश मजबूत होगा। ये जो चल रहा है इससे नहीं होगा। ये तो लोग समझे इस बात को, जाति धर्म के भेदभाव दायरे से ऊपर उठकर वो बात करें। और दूसरी बात की, जो देश की राजनीतिक सत्ता है, जो राजनेता है, पार्टियों के नेता हैं, विपक्ष हैं, वो सिर्फ चुनावी गुणागणित जोड़ घटाव, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सी जाति कितने लोग हैं, ये सब जोड़ घटाव करने के अलावा ये भी सोचे कि वो कौन सा मुद्दा है जो देश को सबसे पीछे ले जा रहा है, देश के युवाओं को मजबूर कर रहा है आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने के लिए, और उस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा करे, इस देश की सरकार को मजबूर करे सोचने के लिए। और अगर उसके बाद भी नहीं सोचती तो सरकार को उखाड़ फेंके। इस तरह की सरकार की जरूरत नहीं है हमें, जिसको ये नहीं समझ में आता है। लेकिन जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो रहा है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस सरकार के खिलाफ जो है जो लड़ाई हो इतनी आसानी से लड़ी जा सकती है? नहीं, आसानी से नहीं लड़ी जा सकती। आसानी से लड़ी जा सकती तो बहुत लोग लड़ चुके होते। आसान कहाँ है? आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ये लड़ाई लड़ी जाएगी। आप हम नहीं लड़ेंगे, कोई और लड़ेगा, हम लोग ही सर्वे सर्वा और आखिरी नहीं है, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी और जीती जाएगी अंततः। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे कुछ खबरें मिली कि आप संयुक्त युवा मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं। ये क्या है और ये इसके जरिए संयुक्त युवा मोर्चा दरअसल देश भर के 113 संगठनों का एक अम्ब्रेला बॉडी है, एक गठबंधन है, अलायंस है, जो एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए जिसका गठन हुआ है। इसके अंतर्गत लगातार कई कार्यक्रम चल रहे हैं। कल संयुक्त युवा मोर्चा की एक बैठक होने वाली है और मुझे लगता है कि ज़्यादा उम्मीद मुझे इस वक्त राजनीतिक दलों से भी ज़्यादा उम्मीद संयुक्त युवा मोर्चा, युवा हल्ला बोल जैसे आंदोलनों की जो कोशिशें हैं उन्हीं से है। और मैं अपनी पूरी समय ऊर्जा इस वक्त उसी में लगा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में देर सवेर, अगर 24 के चुनाव तक नहीं तो उसके बाद, यह देश बहुत बड़ा आंदोलन देखने वाला है, ऐतिहासिक आंदोलन देखने वाला है और हो सकता है स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन देखने वाला है। और उसी आंदोलन से एक पॉजिटिव रास्ता इस समस्या का समाधान निकलेगा और देश के आगे की राह निकलेगी। इससे पहले कि हम इसको कंक्लूड करें इस इंटरव्यू को, एक सवाल, आज मैंने देखा कि 2-3 दिन बाद विपक्ष का कोई नेता जो सामने आता है और ये कहता है कि संसद में सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन इसके लिए महंगाई और बेरोजगारी जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी की नीतियां जिम्मेदार है। एक स्पष्ट लाइन दिखती है कि आप जनता के या फिर युवाओं के मुद्दे को आगे रख रहे हैं। संसद की सुरक्षा में चलिए चूक हुई है, वो सिक्योरिटी जिसकी जिम्मेदारी है उसको देखना चाहिए था। तो बाकी विपक्ष जो है इस लाइन पर बात नहीं कर रहा है जी। और सत्ता ये बात कह रही है कि ये हमला है, ये बाकी सारी चीजें हैं, उनके बीजेपी सांसद ने पास उपलब्ध कराया था। इस पर आप क्या दे रहे हैं? जो अंतर है दो नेताओं में, नहीं, राहुल गांधी की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, राहुल गांधी ने आज जो पोजीशन लिया है वो बिल्कुल वही है असली पोजीशन, वही लेने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है वो ठीक बात है, वो चिंता का विषय है, सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन जो असल मुद्दा है वो सुरक्षा में चूक नहीं, असल मुद्दा बेरोजगारी। मैं यही बात पहले दिन से कह रहा हूँ और मुझे कल अवसर मिला, मैं राहुल जी से भी बात हुई, उनको भी मैंने ये कहा और मैंने आज देखा कि राहुल जी वो खुद उस बात को कह रहे हैं। और दुर्भाग्यवश कोई और विपक्ष जो है, विपक्ष के नेता जो है, मतलब ये देखकर हैरत होती है कि संसद के अंदर जब वो नौजवान कूदा तो उसको अलग अलग दलों के लोग पीटने लग गए। भैया पकड़ के उनको सुरक्षा कर्मी को दे दीजिए ना, और पीटने लग गए और उसको सेलिब्रेट किया जाने लग गया। मैं देख रहा था कि पत्रकार लोग उसको सर्वदलीय कुटाई और सब मिलके पीट रहे हैं, इसका जश्न मना रहे हैं। मतलब हम बाहर क्या शिकायत करें, सड़कों पे लिंच मॉब कौन सा बन गया है। ये तो संसद के अंदर जब लिंचिंग की मानसिकता वाले सांसद होंगे तो आप सड़क से क्या उम्मीद करेंगे। तो मेरा मानना है कि आज राहुल गांधी ने जो लाइन लिया है, पूरे विपक्ष को और मीडिया को भी असल में यही बात कहनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से अगर कुछ समझने को है, कुछ सीखने को है, वो ये कि देश बेरोजगारी के अंधकार में है,
आप जाग जाइए अभी भी, बिफोर इट इज टू लेट। और अगर बाकी के, मैं तो आश्चर्य ये हुआ देखकर कि कई विपक्षी पार्टियों के कई नेता जो है वो लाइन ले रहे हैं जो सरकार की लाइन है। मीडिया तो खैर लेती ही है, वो सब इसी माहौल बनाने में लग गए हैं कि ये क्या हो गया, बाप रे बाप, घुस गए, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, वहां यूएपीए लगा दिया गया उन बेचारों के ऊपर, अब वो जेल के अंदर रहेंगे, उनको अब प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। किस बात के लिए भाई? सिर्फ इसलिए कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, उनको विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा था। संसद में घुस के कह दिया उन्होंने कि हाँ भाई बेरोजगारी समस्या है, तो उन्होंने नियम तोड़ा है, उस नियम की सजा दीजिए। यूएपीए लगाने का क्या मतलब है इस पे? मेरा स्पष्ट मानना है कि उन सभी प्रोटेस्टर्स को रिहा किया जाना चाहिए और देश की संसद में बेरोजगारी पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। शुक्रिया अनुपम जी, इस मुद्दे पर हम लगातार अनुपम जी से बात करते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे। समय थोड़ा सा इस समय जो है अलग है और हम इस इंटरव्यू को यहीं पर कंक्लूड करते रहें, आगे बातचीत जारी रहेगी। अनुपम जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद।